नमस्कार, आप देख रहे हैं 6 बजे की 6 बड़ी खबरें। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में आज कई वारदातों को अंजाम दिया गया। कहीं दबंगों ने पुलिस के सामने ही खुलकर हंगामा किया तो कहीं ट्रिपल मर्डर के लाइव वीडियो से बवाल मच गया। यही नहीं, वारदातों का सिलसिला पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक चलता रहा। उत्तर प्रदेश में बीते दिनों लॉकडाउन की वजह से वारदातों में काफी कमी आई थी, लेकिन लॉकडाउन में जैसी जैसी ढील मिली, बदमाश भी बिलों से बाहर निकल आए। यूपी में कई जगहों पर जघन्य वारदातों को अंजाम दिया गया। प्रतापगढ़ में वो हुआ जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। दबंगों ने यहाँ पुलिस की गाड़ी को ही आग के हवाले कर दिया। यही नहीं, 2 और गाड़ियों को भी आग में फूंक दिया और खूब तांडव हुआ। घंटों तक दबंग पुलिस वालों की आंखों के सामने ही हिंसा और आगजनी करते रहे और जो मन में आया वो किया। इस दौरान खाकी भी बेबस नजर आई। इस हिंसा में 4 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। घटना की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वारदात के बाद जोन के आईजी और एडीजी तक वहां पहुंचे और मौका वारदात में पीएसी को तैनात किया गया है। असल में पूरी वारदात एक युवक को जिंदा जलाने के बाद हुई। प्रतापगढ़ के फतनपुर थाना क्षेत्र के भुजौनी गांव में ये वारदात हुई। यहाँ दबंगों ने युवक के हाथ और पैर बांधे और फिर बांधकर जिंदा जला दिया। यही नहीं, जब वारदात की खबर मिलने के बाद पुलिस पहुंची तो नाराज ग्रामीण पुलिस से भिड़ गए। बताया जा रहा है कि पूरी वारदात को आशनाई में अंजाम दिया गया। यहाँ थाना फतनपुर में ग्राम बुझई में एक अंबिका प्रसाद पटेल नामक युवक की जलाकर हत्या कर दी गई है। इस पर मौके पर जैसे फौती सूचना पर पुलिस यहाँ पहुँची तो यहाँ पर कुछ लोगों ने आक्रोशित होकर पुलिस पर पथराव किया और हमारी थाने की 2 गाड़ियों में इसमें आग लगा दी है और एक मोटरसाइकिल से जो चीता पुलिस थी उन पर भी चीता पे भी आग लगा दी है। फिलहाल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। जिस युवक को जिंदा जलाया गया उसका नाम अंबिका पटेल था और गांव में ऐसी चर्चा भी थी कि अंबिका पटेल का यूपी पुलिस की एक सिपाही से प्रेम संबंध था। यही नहीं, उसी महिला सिपाही के साथ छेड़खानी के मामले में अंबिका पटेल जेल में भी बंद था और पिछले दिनों पैरोल पर छूटकर बाहर आया था। अब इसी बीच अचानक युवक का अधजला शव गांव के ही बाग में मिला, जिसके बाद आगजनी और बवाल हो गया। करीब 4 घंटे तक तो पुलिस वाले गांव में घुस तक नहीं पाए। हालांकि अब गांव में पीएसी तैनात कर दी गई है और 12 से ज्यादा दबंगों को हिरासत में भी लिया गया है। फिलहाल महिला सिपाही के परिजनों पर हत्या का आरोप है। अगली वारदात पश्चिम उत्तर प्रदेश के बागपत की है, जहां 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसमें बीजेपी के एससी जिला प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष के बेटे की भी हत्या हुई थी। अब न्यूज 18 के पास इस ट्रिपल मर्डर का वीडियो आया है। 12 से ज्यादा हमलावर वीडियो में साफ देखे जा सकते हैं, जो हत्या के बाद भाग रहे थे। वीडियो तब का है जब 3 लोगों की हत्या की गई और हत्या के बाद हमलावर पैदल और बाइक पर सवार होकर फरार हो रहे थे। किसी के हाथ में तमंचा तो किसी के पास लोहे की रॉड थी और खुलेआम हत्या करके ये लोग फरार भी हो गए। हत्या के बाद पीड़ित के परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि गांव में घुसकर दर्जनों राउंड गोलियां चलाई गई, खुलेआम हत्या कर दी गई, लेकिन पुलिस ने वक्त रहते एक्शन नहीं लिया। यहाँ पे मेरे चाचा जी की चक्की है आटा पीसनी, वहाँ पे 2 झगड़ा हुआ। मतलब हाड़े तो ले गए 2 आटा चक्की पे से और फिर कुछ दबंग लोग आए, उन्होंने मारपीट करी रात भी हमारे साथ और मारपीट करके निकल गए। एक व्यक्ति की हत्या कुछ लोगों ने की, जिसमें से यहाँ पर जो उपस्थित लोग थे इनके द्वारा उनको घेरा गया है, मारपीट हुई है, जिसमें से 2 अन्य व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। और ये जो हत्या करने आए थे उनके पास एक से कट्टा भी बरामद हुआ है। पूरे प्रकरण में विस्तार से तफ्तीश कराई जा रही है और बहुत जल्दी से जल्दी जो भी इसमें दोषी रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। जौनपुर में भी खुलेआम हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। यहाँ दबंगों ने जमीन के विवाद में खून की होली खेली। खुटन थाना क्षेत्र के बड़सरा गांव में दबंगों ने राजेश तिवारी नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। पूरा विवाद जमीन का था और रंजिशन खेत में जुताई की जा रही थी।
इसी दौरान संदीप नाम के दबंग ने राजेश को गोली मार दी और अस्पताल ले जाते समय राजेश की मौत हो गई। हत्या के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। परिवार वालों ने शाहगंज रोड पर जाम भी लगा दिया और हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। हालांकि पुलिस ने समझाकर काफी देर बाद जाम को खुलवा लिया। जमीनी विवाद था, उसी के चक्कर में ग्राम समाज की जमीन थी चक के बगल में, उसी के चक्कर में यह सारा विवाद हुआ है। सुबह खेत जोता बोआ जा रहा था, उसी में जो है हुआ। किसने मारा गोली? सोनू तिवारी नाम है, उन्होंने गोली मारा। पुरानी रंजिश थी कि जमीनी विवाद? जमीनी विवाद ही। मामला बढ़ता देख पुलिस भी हरकत में आई और तुरंत हत्या के आरोपी संदीप तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से अवैध असलहा भी बरामद हुआ है। इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ की बात करें तो यहाँ बदमाश खुलेआम पुलिस को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। यहाँ परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र में दबंगों ने एक शख्स को पहले गोली मार दी और फिर फरार हो गए। यही नहीं, हैरानी का आलम देखिए, इसके बाद सीना जोरी के साथ अपना वीडियो भी जारी कर दिया, जिसमें खुलेआम 3 दबंग अपने जघन्य वारदात की शेखी बगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस भी इस वीडियो के बाद हरकत में आ गई है और कार्रवाई की बात की जा रही है। अब कुल मिलाकर इन वारदातों ने खाकी की नाक में दम कर दिया है और उम्मीद है कि जल्दी आरोपियों पर एक्शन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कानपुर मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य आरती लाल चंदानी के एक वायरल वीडियो से बवाल मच गया है। कानपुर से लेकर दिल्ली तक उनके बयान की निंदा हो रही है और उन पर कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। इस बीच डॉक्टर आरती लाल चंदानी ने वायरल वीडियो पर सफाई दी है और इसे अपने खिलाफ साजिश बताया है। अपनी सफाई में उन्होंने क्या कुछ कहा है और वायरल वीडियो में ऐसा क्या है जिससे हंगामा खड़ा हो गया है, वापस रिपोर्ट में देखिए। तबलीग जमात के लोगों पर अभद्रता का आरोप लगाकर पिछले दिनों चर्चा में आई कानपुर मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर आरती लाल चंदानी अब एक वायरल वीडियो में जमातियों के खिलाफ आपत्तिजनक बातें करके फिर से चर्चा में हैं। वायरल वीडियो में उन्होंने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। पहले देखिए बयान पर बवाल मचने के बाद आरती लाल चंदानी ने सफाई क्या दी है। हमारे कुछ बयान को दबाव में डाल के स्टिंग करके कोई मेरा इंटरव्यू नहीं है, कोई बयान नहीं है और ये कोई रिकॉर्डिंग हमारे संज्ञान में नहीं है। ये एक तरह का स्टिंग सुपर इम्पोज करके, मॉफ करके, प्रोवोक करके, बीच में बोल के और इन लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। इन लोगों को तो सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं अपने सारे मुस्लिम भाई बहन, हमारे जितने समाज के लोग हैं, पूरे मुस्लिम समाज, पूरी दुनिया के हाजी जी के सामने उनके भावना को ठेस पहुंचाने के लिए माफी मांगती हूँ। चलिए अब आपको वो वायरल वीडियो दिखाते हैं जिसकी वजह से हंगामा खड़ा हुआ है। वीडियो में डॉक्टर आरती लाल चंदानी पत्रकारों से बातचीत कर रही हैं और तबलीग जमात के लोगों की वजह से खड़ी हुई समस्या का जिक्र कर रही हैं। कहना नहीं चाहिए पर ये टेररिस्ट हैं और इनको हम वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं और खाना पीना ये लगा रहे हैं, अपना रिसोर्सेज इन पे एग्जॉस्ट कर रहे हैं, अपने डॉक्टरों को बीमार कर रहे हैं, इनके लिए अपना खाना खत्म करा रहे हैं, होटल का बिल पे कर रहे हैं। हम लोग रोज लाख सवा लाख रुपया होटल बिल पे कर रहे हैं। बातचीत के दौरान ही आरती लाल चंदानी ये भी कहती हैं कि सीएमओ इन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं जबकि इन्हें जेल में डालना चाहिए। जेल में डालना चाहिए। आप यहाँ लाके इलाज कर रहे हो, दूसरों को इन्फेक्ट कर रहे हो, खाना पीना खिला रहे हो, दवाइयाँ बर्बाद करो, मैनपावर बर्बाद करो, किट बर्बाद करो। दवाई से ज्यादा हमारा किट बर्बाद हो रहा है। इन पे जितनी बार हमारे 22 मरीज के लिए घंटे घंटे किट उतार के लोग दौड़े हैं। डॉक्टर आरती लाल चंदानी ने भले ही वायरल वीडियो पर सफाई दे दी हो, लेकिन तबलीग से जुड़े लोगों में उनके बयान को लेकर गुस्सा है। के माध्यम से दिया कि और मुकदमा कायम कराने के लिए कि इस तरह की भाषा अशोभनीय है और ये देश को बांटने वाली है। मैंने मांग की इसमें उचित धाराओं में मुकदमा कायम हो जिससे कि आगे कोई ऐसी कार्रवाई ना हो और अगर मेरा मुकदमा कायम नहीं होता तो मैं न्यायालय के शरण में जाऊंगा और जहां तक मुझे जाना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री चाहे प्रधानमंत्री साहब के पास, मैं सबके पास ये गुहार लेके जाऊंगा। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आरती लाल चंदानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है और कार्रवाई नहीं होने पर प्रधानमंत्री से शिकायत करने की बात कही है। इस मामले को पूर्व सांसद सुभाषिनी अली ने दिल्ली में ये मामला उठाया है।
अब देखना यह होगा कि इस पे क्या कार्रवाई होती। हालांकि इसकी सफाई में प्राचार्य ने अपना वीडियो भी वायरल किया, जिसमें उन्होंने बताया कि ये वीडियो 70 दिन पुराना है और उनसे जबरन ये चीज कहलाई गई है, यानी कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपनी सफाई दे डाली। अब इसका क्या परिणाम होता है ये तो आने वाला समय बताएगा। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। अनलॉक का भी पहला ही फेज शुरू हुआ है, लेकिन सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें दिखनी शुरू हो गई हैं। खासकर बॉर्डर इलाकों में दिल्ली सरकार के नए आदेश के बाद स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है। दिल्ली सीमा पर सख्त चेकिंग के बाद जगह जगह जाम जैसे हालात बने हुए हैं, जिससे लोग परेशान हैं। सड़क पर अफरा तफरी की तस्वीरें दिल्ली नोएडा डीएनडी की हैं। पहले नोएडा से दिल्ली जाने वाले लोग आसानी से बॉर्डर पार कर लिया करते थे, लेकिन सोमवार को दिल्ली सरकार ने सभी बॉर्डर पर 7 दिन के लिए रोक लगा दी, जिसके बाद बॉर्डर पर चेकिंग बढ़ने से नोएडा से दिल्ली जाने वालों की परेशानियां बढ़ गई हैं। जिनके पास नहीं है या जो एसेंशियल सर्विसेज से नहीं है, उन्हें पुलिस वापस भेज रही है। इस समय मैं दिल्ली नोएडा डीएनडी फ्लाईवे पे हूँ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से जो है दिल्ली और यूपी का जो बॉर्डर है, यहाँ पे लंबी गाड़ियों की लाइन लगी हुई। आप देख सकते हैं ये जो सभी गाड़ियाँ हैं, यह सभी लोग नोएडा से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं पूरी तरह से गाड़ियों को रोक करके, एक एक गाड़ियों को रोक करके चेक कर रहे हैं। जिनके पास पास है, जो जरूरी सेवा की जो गाड़ियाँ हैं या जरूरी सेवा के लिए जो लोग जा रहे हैं दिल्ली, सिर्फ उन्हीं को ही परमिशन दिया जा रहा है, उनको आगे भेजा जा रहा है। पुलिस का कहना है कि वो दिल्ली सरकार के आदेश को ही अमल में ला रहे हैं। आज हमारी हायर अथॉरिटी से ऑर्डर आ गया है, जो भी एसेंशियल सर्विसेज हैं पास बने हुए उन्हीं को जाने अलाउड होगा, बाकी किसी को जाने नहीं। वहीं लॉकडाउन में छूट न मिलने के बावजूद मेरठ के चौराहों पर जाम लग रहा है। मेरठ के बेगमपुल चौराहे पर तो नजारा आम दिनों से भी बदतर देखने को मिला। चौराहों पर जाम की स्थिति को पुलिसकर्मी भी मूक दर्शक की तरह देख रहे हैं। मेरठ शहर का बड़ा हिस्सा कंटेनमेंट जोन है। कोरोना के मरीजों का आंकड़ा यहाँ 443 है, जबकि कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 27 है। इसीलिए यहाँ अभी तक किसी भी तरह की छूट नहीं दी गयी, लेकिन लगता है कि जनता ने खुद ही लॉकडाउन में छूट का मन बना लिया है। जो मेडिकल से जुड़े हुए जो लोग हैं या दिल्ली में जो जरूरी सेवा के लिए जो लोग जा रहे हैं, जिनको प्रशासन द्वारा पास मुहैया कराया गया है, उनको तो ये लोग जाने दे रहे हैं। अन्यथा जिन लोगों के पास पास नहीं है, जो लोग अपने निजी कार्य से जा रहे हैं, उनको ये लोग वापस नोएडा में भेज रहे हैं। पूरी तरह से यहाँ पे अभी जो है स्थिति जो है अफरा तफरी की कह सकते हैं, क्योंकि आज से पूरी तरह से सख्ती से दिल्ली पुलिस इसे लागू कर रही है और एक एक गाड़ियों को चेक कर देख सकते हैं आप कि किस तरह से एक एक गाड़ियों को जो है चेक करने के बाद जिनके पास पास नहीं है उनको ये लोग वापस कर रहे हैं। जो टू व्हीलर्स हैं जो दिल्ली में जा रहे थे, नोएडा से जो लोग दिल्ली जा रहे थे, उनको यहाँ पे वापस किया जा रहा है। नोएडा से राजीव तिवारी, मेरठ से उमेश श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बनारस शौकीनों का शहर है और शहर की फिजा भी उसी तरीके से अल्हड़ है। पिछले कुछ दिनों से लोग खास बनारसी ठंडाई को याद कर रहे थे, जो अब नियमों में छूट मिलने के बाद फिर से लोगों को ताजगी और राहत दे रही है। तो आप भी देखिए और मजा लीजिए बनारसी ठंडाई का। वाराणसी के गदौलिया चौराहे पर खुली ये ठंडाई की दुकानें बनारस में इसका शौक रखने वालों के लिए राहत लेकर आई हैं, क्योंकि इस तपती धूप में बनारसियों के लिए यही ठंडाई ताजगी पहुंचाती है। फिर चाहे वो ठंडाई केसर युक्त हो या फिर भांग युक्त, बनारसियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ भांग नशा नहीं बल्कि बाबा का प्रसाद है। तो अनलॉक की तरफ बढ़ते हुए देश में बनारसियों को ठंडाई वाली ताजगी मिल गई। ये ठंडाई हम ले रहे थे और करीब 2 महीने बाद मिला है, और बनारस में ठंडाई और पान यही रोज जाना जाता है, और 2 महीने बाद ही मिला है। तो गर्मी से ये राहत दिया है ठंडाई पीकर। इसमें तो कोरोना चल रहा है, लोग बच रहे हैं खाने पीने से, बाहर का नहीं खा रहे हैं, पी रहे हैं, बहुत चीज़ें बचा रहे हैं आप, लेकिन नहीं बचा के ही हम लोग पी रहे हैं। और कई दिनों बाद ये खुला है, इसी से इम्यूनिटी बढ़ेगा बनारसी ठंडाई से ही। बनारस में वैसे भी शौकीनों की कमी नहीं है और खास ठंडाई के तो दीवाने यहाँ कई हैं। ऐसे में ठंडाई का शौक रखने वालों के साथ ही इनके दुकानदारों को भी बड़ी राहत मिली है, क्योंकि इनकी आजीविका का साधन बस यही है। पूरे 2 महीने बाद दुकानें खुलने से दुकानदारों के चेहरों पर रौनक है, साथ ही कोरोना से लड़ने की हिम्मत भी नजर आ रही है। देखिए, एक तो गर्मी की सीजन है और ठंडाई सीजन पेय पदार्थ है, और इसके साथ इस ठंडाई में दूध है, काजू है, मलाई, बादाम, गोल मिर्च है ना, काफ़ी पौष्टिक चीज़ें भी मिलती हैं, जिसमें हम ठंडाई पीने के बाद अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता
इसे लोग बढ़ा सकते हैं और उसको पीते हैं। बनारस हमेशा ही अपने अनोखे मिजाज को लेकर जाना जाता है और यही मिजाज बनारसी अल्हड़पन है। अब कैसी भी समस्या हो, हर हर महादेव के जय घोष और भांग की खुशबू में उसे लपेट दिया जाता है और यही हाल इन दिनों ठंडाई की दुकानों में नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए CII के सालाना सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना संकट का जिक्र करते हुए कहा कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वो हर मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता बना लेता है। आज भी हमें एक तरफ इस महामारी से लड़ने के लिए सख्त कदम उठाने हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान देना है। एक तरफ देशवासियों का जीवन बचाना है, तो दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को गति देना है। आज भी हमें जहां एक तरफ इस वायरस से लड़ने के लिए सख्त कदम उठाने हैं, वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमी का भी ध्यान रखना है। हमें एक तरफ देशवासियों का जीवन भी बचाना है, तो दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को भी स्टेबलाइज करना है, स्पीड अप करना है। इस सिचुएशन में आपने गेटिंग ग्रोथ बैक इस बात को प्राथमिकता दी है और निश्चित तौर पर इसके लिए आप सभी भारतीय उद्योग जगत के लोग बधाई के पात्र हैं। टीम 11 की बैठक में सीएम योगी ने किसानों के लिए किए जा रहे भुगतान की समीक्षा की। लॉकडाउन के दौरान योगी सरकार ने गेहूं किसानों को 3,980 करोड़ रुपए का भुगतान किया। इस दौरान यूपी में कुल 3,477,000 क्विंटल गेहूं की खरीद भी की गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हुई 8,887 मीट्रिक टन चने की खरीद भी हुई है। यूपी सरकार ने सभी 119 चीनी मिलों को चलाया भी है, तो गन्ना किसानों को 20,000 करोड़ का भुगतान भी किया है। इस सत्र में 11,500 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई की गई, जिससे यूपी में 1,251 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ है, जिससे चीनी उत्पादन में यूपी देश का नंबर 1 राज्य बन गया। वहीं लॉकडाउन के दौरान 72,424 श्रमिकों को रोजगार दिया गया। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एमएसएमई सेक्टर और किसानों को बड़ी राहत देने के फैसले पर सीएम योगी ने बड़ा कदम बताया इसे। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि इस फैसले के लिए पूरी कैबिनेट बधाई की पात्र है। किसान भाइयों को 14 फसलों की लागत का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की घोषणा स्वागत योग्य है। देश के 14 करोड़ किसान भाई इससे सीधे लाभान्वित होंगे। इस अति महत्वपूर्ण निर्णय के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से साधुवाद। और अब खबर लखनऊ से, जहां पर बच्चा चोरी मामले में पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों के पास से बच्चे को सुरक्षित भी ले आई। बता दें कि 12 दिन पहले हरदोई के दंपत्ति का क्वीन मैरी हॉस्पिटल से बच्चा चोरी हो गया था। बच्चा ले जाते वक्त सीसीटीवी में तस्वीर कैद हो गई थी, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही थी और आखिरकार आज उन तक पहुंच गई। तो लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हॉस्पिटल से महिला बच्चा चोरी कर फरार हो गई थी। पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस तभी से फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल कर रही थी और आज महिला चोर और साथ ही साथ उसके साथी को भी गिरफ्तार किया गया। बच्चे को सुरक्षित उनके माँ बाप तक पहुंचा दिया गया है। अलीगढ़ में बेखौफ बदमाशों ने हथियारों के बल पर एलआईसी की कैश वैन से 22 लाख रुपए लूट लिए थे। उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। लूट के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की थी, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगालकर अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अलीगढ़ से तस्वीरें सामने आई हैं। आप देखिए सीसीटीवी फुटेज में किस तरीके से बदमाश लूट की इस वारदात को अंजाम देते हैं। एलआईसी की कैश वैन से 22 लाख रुपए लूट कर फरार हो जाते हैं।
मौके पर हड़कंप मच जाता है। पुलिस अब फुटेज के आधार पर ही बदमाशों की तलाश कर रही है। दावा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिरोजाबाद के जसराना थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपने ताऊ की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी और फरार हो गया। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग को कोई संतान नहीं थी और आरोपी की नजर अपने ताऊ की जमीन पर थी। मकसद पूरा नहीं होने पर उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। जमीन जो है अपने नाती के नाम किया था दिनेश दीपक के। इसमें जो इनका जो है सगा नाती राजू है, ये कुछ खपाता है इनसे और इसी बात पर भी आज जो है कुल्हाड़ी से मारकर इनकी हत्या कर दी है। शव को हमने कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं और जो आरोपी है उसकी तलाश जारी है। जल्दी उसको गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। कानपुर में पुलिस ने युवक की मौत मामले का खुलासा करते हुए हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक युवक की हत्या उसकी सगी बहन ने अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर की थी। पुलिस के मुताबिक उसने अपनी बहन को चचेरे भाई के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसके बाद चचेरे भाई और बहन ने चाकू से रेतकर उसकी हत्या कर दी और फिर इसे आत्महत्या बताने की साजिश भी रची। पुलिस ने गहराई से तफ्तीश की तो साजिश की परतें खुलने में देर नहीं लगी, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी हत्या करने वाली बहन और उसके प्रेमी दोनों को साथ साथ परिवार के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 3 लोगों की गिरफ्तारी अभी शेष है। घटना को 302, 120B और 201 में तरमीम किया गया है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।